अध्याय 8 स्थानीय शासन परिचय। केंद्रीय और प्रादेशिक स्तर पर निर्वाचित सरकार की मौजूदगी ही किसी लोकतंत्र के लिए काफी नहीं। लोकतंत्र के लिए ये भी जरूरी है कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय मामलों की देखभाल करने वाली एक निश्चित सरकार हो। इस अध्याय में हम अपने देश में मौजूद स्थानीय सरकार की बनावट का अध्ययन करेंगे। हम ये भी पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार का क्या महत्व है और उसे स्वतंत्र रूप से शक्ति प्रदान करने के क्या रास्ते हैं। यह अध्याय पढ़ने के बाद आप जान सकेंगे कि स्थानीय शासकीय निकायों का क्या महत्व है, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं और स्थानीय शासकीय निकायों के काम और जिम्मेदारियां कौन कौन सी हैं। स्थानीय सरकार क्यों? मध्य प्रदेश का एक जिला है सीहोर। गीता राठौड़ इसी जिले के जमनिया तालाब ग्राम पंचायत की रहने वाली है। एक आरक्षित सीट से सन 1995 में गीता सरपंच निर्वाचित हुई, लेकिन सन 2000 में गांव वालों ने अच्छे कामों का इनाम देते हुए गीता को दोबारा चुना। इस बार गीता एक सामान्य सीट से चुनी गई। गीता गृहिणी हुआ करती थी, लेकिन वो राजनीतिक रूप से एक दूरदर्शी नेता बनकर उभरी। उन्होंने अपनी पंचायत की जनशक्ति का इस्तेमाल तालाब को पक्का करवाने, स्कूल की इमारत और गांव में सड़क बनवाने में किया। गीता ने अपनी पंचायत की सामूहिक शक्ति का इस्तेमाल महिलाओं पर होने वाली घरेलू हिंसा और अत्याचार से लड़ने, पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने और अपने गांव में वन तथा जल प्रबंधन को बढ़ावा देने में किया। सफल महिला की ऐसी ही एक कथा और है। ये महिला तमिलनाडु के एक गांव वेंगेवसल की सरपंच थी। सन 1997 में तमिलनाडु की सरकार ने 71 सरकारी कर्मचारियों को 2-2 हेक्टेयर जमीन आवंटित की। ये जमीन वेंगेवसल ग्राम पंचायत के दायरे में आती थी। उच्चतर अधिकारियों के निर्देश पर कांचीपुरम जिले के कलेक्टर ने वेंगेवसल ग्राम पंचायत के सरपंच को आदेश दिया कि आवंटित जमीन के संबंध में जो फैसला लिया जा चुका है उसे मानते हुए ग्राम पंचायत से इस आशय का प्रस्ताव पारित कराए। सरपंच और ग्राम पंचायत ने कलेक्टर के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। कलेक्टर ने जमीन के अधिग्रहण का आदेश दिया। ग्राम पंचायत ने कलेक्टर की इस कार्रवाई के विरोध में मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। उच्च न्यायालय की एकल खंडपीठ ने कलेक्टर के आदेश को जायज बताया। अदालत का फैसला था कि इस संबंध में ग्राम पंचायत की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। पंचायत ने इस फैसले के खिलाफ खंडपीठ के पास अपील की। खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के फैसले को उलट दिया। न्यायाधीशों का फैसला था कि सरकारी आदेश पंचायत की शक्तियों की अवहेलना तो करता ही है, ये पंचायत की संवैधानिक हैसियत का भी सरासर उल्लंघन है। ये दोनों कथाएं अलग अलग नहीं हैं। स्थानीय शासन की संस्थाओं को सन 1993 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके बाद से पूरे भारत में बड़े पैमाने पर बदलाव की लहर चल पड़ी है। ये कथाएं इस बदलाव का सबूत पेश करती हैं। गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। स्थानीय शासन आम आदमी के सबसे नजदीक का शासन है। स्थानीय शासन का विषय है आम नागरिक की समस्याएं और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी। स्थानीय शासन की मान्यता है कि स्थानीय ज्ञान और स्थानीय हित लोकतांत्रिक फैसला लेने के लिए अनिवार्य घटक हैं। कारगर और जनहितकारी प्रशासन के लिए भी ये जरूरी है। स्थानीय शासन का फायदा ये है कि ये लोगों के सबसे नजदीक होता है और इस कारण उसकी समस्याओं का समाधान बहुत तेजी से तथा कम खर्चे में हो जाता है। गीता राठौड़ वाले मामले में हमने देखा कि उन्होंने ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में सक्रिय भूमिका निभाते हुए जमनिया तालाब पंचायत में बड़ा बदलाव कर दिखाया। वेंगेवसल गांव की जमीन पर उस गांव का ही हक रहा। अपनी जमीन के साथ क्या करना है ये फैसला करने का अधिकार भी गांव के हाथ में रहा। ऐसा ग्राम पंचायत के सरपंच और पंचायत के सदस्यों के जुझारू प्रयासों के कारण संभव हुआ। इस तरह स्थानीय शासन लोगों के स्थानीय हितों की रक्षा में अत्यंत कारगर साबित हो सकता है। लोकतंत्र का मतलब है सार्थक भागीदारी। लोकतंत्र का रिश्ता जवाबदेही से भी है। जीवंत और मजबूत स्थानीय शासन सक्रिय भागीदारी और उद्देश्यपूर्ण जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। गीता राठौड़ की कहानी प्रतिबद्धता के साथ लोकतंत्र में भागीदारी करने की घटनाओं में एक है। वेंगेवसल ग्राम पंचायत ने अपनी जमीन पर अपना हक बनाए रखने के लिए अथक प्रयास किया। ये जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए मिशन की मिसाल है। स्थानीय शासन के स्तर पर आम नागरिक को उसके जीवन से जुड़े मसलों, जरूरतों और उसके विकास के बारे में फैसला लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। जो काम स्थानीय स्तर पर किए जा सकते हैं वे काम स्थानीय लोगों और उनके नुमाइंदों के हाथ में रहने चाहिए। लोकतंत्र के लिए ये जरूरी है। आम जनता प्रादेशिक अथवा केंद्रीय सरकार से कहीं ज्यादा परिचित स्थानीय शासन से होती है। स्थानीय शासन क्या कर रहा है और क्या करने में नाकाम रहा है, आम जनता का इस सवाल से कहीं ज्यादा सरोकार होता है, क्योंकि इस बात का सीधा असर उसकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। इस तरह स्थानीय शासन को मजबूत करना लोकतंत्र प्रक्रिया को मजबूत बनाने के समान है। भारत में स्थानीय शासन का विकास।
आइए इस बात की चर्चा करें कि भारत में स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ और हमारे संविधान में इसके बारे में क्या कहा गया है। माना जाता है कि अपना शासन खुद चलाने वाले ग्राम समुदाय प्राचीन भारत में सभा के रूप में मौजूद थे। समय बीतने के साथ गांव की इन सभाओं ने पंचायत का रूप ले लिया। समय बदलने के साथ साथ पंचायतों की भूमिका और काम भी बदलते रहे। आधुनिक समय में स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आए। उस वक्त लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय था। उसने इन निकायों को बनाने की दिशा में पहलकदमी की। उस वक्त इसे मुकामी बोर्ड यानी कि लोकल बोर्ड कहा जाता था। बहरहाल इस दिशा में प्रगति बड़ी धीमी गति से हो रही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार से मांग की कि सभी स्थानीय बोर्डों को ज्यादा कारगर बनाने के लिए वो जरूरी कदम उठाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बनने पर अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायत बने। सन 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद भी ये प्रवृत्ति जारी रही। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में महात्मा गांधी ने जोर देकर कहा था कि आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। उनका मानना था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना सत्ता के विकेंद्रीकरण का कारगर साधन है। विकास की हर पहलकदमी में स्थानीय लोगों की भागीदारी होनी चाहिए ताकि ये सफल हो। इस तरह पंचायत को सहभागी लोकतंत्र को स्थापित करने के साधन के रूप में देखा गया। दिल्ली में बैठे गवर्नर जनरल के हाथ में बहुत ज्यादा शक्तियां थी। हमारे स्वतंत्रता संग्राम की चिंताओं में ये बात भी शामिल थी। इस कारण हमारे नेताओं के लिए आजादी का अर्थ एक आश्वासन था कि फैसला लेने में तथा कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्तियों के इस्तेमाल में विकेंद्रीकरण होगा। जब संविधान बना तो स्थानीय शासन का विषय प्रदेशों को सौंप दिया गया। संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी इसकी चर्चा है। इसमें कहा गया है कि देश की हर सरकार अपनी नीति में इसे एक निर्देशक तत्व मानकर चले। जैसा कि आपने अध्याय 2 में पढ़ा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग होने के कारण संविधान का ये प्रावधान अदालती वाद के दायरे में नहीं आता और इसकी प्रकृति प्रधानतः सलाह मशविरे की है। ऐसा लगता है कि स्थानीय शासन के मसले को, जिसमें पंचायत भी शामिल है, संविधान में यथोचित महत्व नहीं मिला। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? यहाँ कुछ कारण बताए जा सकते हैं। पहली बात तो ये कि देश विभाजन की खलबली के कारण संविधान का झुकाव केंद्र को मजबूत बनाने का रहा। नेहरू खुद अति स्थानीयता को राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा मानते थे। दूसरे, संविधान सभा में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में एक मजबूत आवाज उठ रही थी। इसका कहना था कि ग्रामीण भारत में जाति पाति और आपसी फूट का बोलबाला है। स्थानीय शासन का उद्देश्य तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ग्रामीण भारत के ऐसे माहौल में ये उद्देश्य ही मटियामेट हो जाएगा। बहरहाल किसी भी सदस्य ने विकास योजनाओं में जन भागीदारी के महत्व से इनकार नहीं किया। संविधान सभा के बहुत से सदस्य चाहते थे कि भारत में लोकतंत्र का आधार ग्राम पंचायत हो, लेकिन उन्हें इस बात की गहरी चिंता थी कि गांव में गुटबाजी तथा अन्य बुराइयों के मौजूद होते ऐसा करना शायद ठीक न हो। स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बाद स्थानीय शासन को मजबूत आधार मिला, लेकिन इससे पहले भी स्थानीय शासन के निकाय बनाने के लिए कुछ प्रयास हो चुके थे। इस सिलसिले में पहला नाम आता है 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का। इस कार्यक्रम के पीछे सोच ये थी कि स्थानीय विकास की विभिन्न गतिविधियों में जनता की भागीदारी हो। इसी पृष्ठभूमि में ग्रामीण इलाकों के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई। कुछ प्रदेश मसलन गुजरात, महाराष्ट्र ने सन 1960 में निर्वाचन द्वारा बने स्थानीय निकायों की प्रणाली अपनाई, लेकिन अनेक प्रदेशों में इन स्थानीय निकायों की शक्ति इतनी नहीं थी कि वे स्थानीय विकास की देखभाल कर सके। ये निकाय वित्तीय मदद के लिए प्रदेश तथा केंद्रीय सरकार पर बहुत ज्यादा निर्भर थे। कई प्रदेशों ने तो ये तक नहीं माना कि निर्वाचन द्वारा स्थानीय निकाय स्थापित करने की जरूरत भी है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां स्थानीय निकायों को भंग करके स्थानीय शासन का जिम्मा सरकारी अधिकारी को सौंप दिया गया। कई प्रदेशों में अधिकांश स्थानीय निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से हुए। अनेक प्रदेशों में स्थानीय निकायों के चुनाव समय समय पर स्थगित होते रहे। सन 1987 के बाद स्थानीय शासन की संस्थाओं के गहन पुनरावलोकन की शुरुआत हुई। सन 1989 में पीके थुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की। समिति की सिफारिश थी कि स्थानीय शासन की संस्थाओं के चुनाव समय समय पर कराने, उनके समुचित कार्यों की सूची तय करने तथा ऐसी संस्थाओं को धन प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए।